यहाँ पर हमसे सवाल किया जा रहा है, बल्कि हमसे सवाल नहीं किया जा रहा, हमें श्रोडिंगर का एटॉमिक मॉडल समझाने के लिए कहा जा रहा है कि श्रोडिंगर का एटॉमिक मॉडल ऐसा क्या खास था। श्रोडिंगर का एटॉमिक मॉडल उसको ज़रा समझते हैं। देखें, जो एरविन श्रोडिंगर था 1926 में, इसने कोई अलग से कोई चीज़ नहीं करी थी, बल्कि इसने बोहर्स के एटॉमिक मॉडल को ही कैरी फॉरवर्ड किया था, यानी कि इसको आगे लेकर चला था। और बोहर के एटॉमिक मॉडल के अंदर जो कुछ गलतियां थी या जो चीज़ें रह गई थी उसको समझाने की कोशिश करी थी। सबसे पहले हमें बोहर्स का एटॉमिक मॉडल समझना पड़ेगा। तो जो बोहर्स का एटॉमिक मॉडल था उसके मुताबिक हमें ये समझना है, बोहर्स के एटॉमिक मॉडल के हिसाब से हमें ये चीज़ समझनी है कि न्यूक्लियस की सराउंडिंग में मल्टीपल एनर्जी शेल्स हैं, न्यूक्लियस की सराउंडिंग में मल्टीपल एनर्जी लेवल्स हैं, और इन एनर्जी लेवल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, और ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं अपने शेल्स के अंदर, अपने अपने शेल्स के अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं। सही है। इस तरह यहाँ पे भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस शेल के अंदर भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन्स अपने ही शेल के अंदर रिवॉल्व कर रहे हैं। अब बोहर्स एटॉमिक मॉडल के हिसाब से कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने शेल में रिवॉल्व करते हुए ना ही तो कोई एनर्जी लॉस करता है, ना ही कोई एनर्जी गेन करता है। तो मैं इसको लिख देता हूँ पहले। बोहर्स के एटॉमिक मॉडल के हिसाब से नो लॉस ऑफ एनर्जी, नो लॉस ऑफ एनर्जी और नो गेन ऑफ एनर्जी, और नो गेन ऑफ एनर्जी, कोई लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होता, कोई गेन ऑफ एनर्जी नहीं होता। व्हेन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स, व्हेन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस, जब क्या नाम, अराउंड द न्यूक्लियस इन, अराउंड द न्यूक्लियस, अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्टेन शेल, जब तक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक सर्टेन शेल के अंदर रिवॉल्व कर होता है, कोई एनर्जी लॉस नहीं करता, कोई एनर्जी गेन नहीं करता। ये बोहर का मानना था। सही है। अच्छा, एक और चीज़ थी, बोहर ने बोला क्या, जब लोअर टू हायर पे जाएगा इलेक्ट्रॉन, जब लोअर से हायर पर जाएगा तो होगा क्या बेटा कि वो एनर्जी को गेन करेगा, एनर्जी गेन करेगा, क्योंकि हायर शेल के अंदर एनर्जी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होगी, तो एनर्जी डिफरेंस की वजह से वो एनर्जी को गेन करेगा। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन वापसी रिटर्न आएगा, हायर से लोअर पे रिटर्न आएगा जब, तो हायर से लोअर पे आते हुए क्या करेगा, क्योंकि लोअर शेल की एनर्जी कम होगी और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो क्या करेगा, वो एनर्जी लूज करेगा हायर से लोअर पे आते हुए। और ये जो भी एनर्जी लॉस या गेन हो रही है, यानी कि जो एनर्जी के अंदर चेंज आ रहा है, वो एनर्जी चेंज होता है इन टर्म्स ऑफ फोटोन, यानी एनर्जी पैकेट्स की फॉर्म के अंदर होता है। एनर्जी चेंज को उसने रिप्रेजेंट किया डेल्टा ई से। ये उसने बोला कि ये E2 माइनस E1 करके निकाली जा सकती है, यानी कि सेकेंड शेल, यानी उस शेल की एनर्जी जहाँ पे उसने जंप किया माइनस उस शेल की एनर्जी जहाँ से जंप किया, यानी फाइनल शेल की एनर्जी माइनस इनिशियल शेल की एनर्जी करके हम ये निकाल सकते हैं। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि चेंज इन एनर्जी जो होगी वो इन टर्म्स ऑफ फोटोन होगी, यानी डेल्टा ई बराबर हो जाएगा एच म्यू के। ये तो हो गया बोहर्स के पोस्टुलेट। अच्छा, अब श्रोडिंगर की बात क्या थी। श्रोडिंगर ने बोला कि भाई यहाँ पर सिर्फ इलेक्ट्रॉन इस शेल के अंदर नहीं होता, बल्कि इलेक्ट्रॉन शेल के अंदर, श्रोडिंगर ने कहा शेल के अंदर क्या होता है, शेल के अंदर एक सब शेल होता है, और सब शेल के अंदर क्या होता है, सब शेल के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं। उन ऑर्बिटल्स के अंदर जाकर फिर इलेक्ट्रॉन होता है, और उन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। और इसने उसके लिए बहुत सारी मैथमेटिकल इक्वेशंस पेश करी, जो कि हम यहाँ पर नहीं पढ़ते ऑब्वियसली। अभी आप 9th क्लास के अकॉर्डिंग इसको पढ़ रहे होते हैं या फर्स्ट ईयर के अकॉर्डिंग पढ़ रहे होते हैं, हम बैचलर में जाके इसकी डेरिवेशंस पढ़ते हैं, जो कि बहुत बड़ी बड़ी है। तो 1926 में जो श्रोडिंगर है, ऑस्ट्रियन फिजिसिस्ट जो है, उन्होंने क्या किया, बोहर का एटॉमिक मॉडल उठाया और उसको कैरी फॉरवर्ड किया। जो श्रोडिंगर भाई साहब थे, श्रोडिंगर ने मैथमेटिकल इक्वेशंस दी पेश करी, जिसके हिसाब से उन्होंने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन की हम पोजीशन फाइंड आउट कर सकते हैं, हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन इस वक्त कौन सी खास पोजीशन के अंदर है। अच्छा, उस एटॉमिक मॉडल को उन्होंने क्वांटम मैकेनिकल मॉडल का नाम दिया। सही है। अच्छा, श्रोडिंगर जो है बेसिकली, श्रोडिंगर जो मॉडल है बेसिकली उसने इंप्रूवमेंट किए बोहर्स के एटॉमिक मॉडल के अंदर। अच्छा, उसने क्या किया, उसने एक एटम उठाया हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का एटम क्यों उठाया, हाइड्रोजन का एटम इसलिए उठाया क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन था और एक इलेक्ट्रॉन था, हाइड्रोजन के पास कोई न्यूट्रॉन नहीं था। तो उसने मैथमेटिकल इक्वेशंस उठाई, मैथमेटिकल इक्वेशंस पेश करी, जिससे इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड किया जा सकता है डिफरेंट पोजीशंस पर न्यूक्लियस की सराउंडिंग के अंदर, और उसकी इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी उसको डिटरमाइन किया जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन इस वक्त कौन से शेल में है, कौन से सब शेल में है, कौन से ऑर्बिटल के अंदर है, कौन से स्पिन के अंदर है, एंटी क्लॉकवाइज स्पिन है उसका या उसका क्लॉकवाइज स्पिन है। ये सब चीज़ें हम लोग मालूम कर सकते हैं। अभी जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है, जो श्रोडिंगर का एटॉमिक मॉडल है, इससे हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन डिटरमिन कर सकते हैं
वेरियस लोकेशंस के ऊपर न्यूक्लियस की सराउंडिंग में हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड कर सकते हैं ऑर्बिट्स के अंदर। और इस तरह हर एनर्जी शेल जो होता है उसके अंदर एक सब शेल होता है, और वो सब शेल जो होता है उसके अंदर डिफरेंट शेप्स होती है, हर सब शेल की डिफरेंट शेप्स हैं। और जहाँ पे सब शेल वहीं पे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस डिटरमिन की जा सकती है। अब सब शेल्स के बारे में आपको बता देता हूँ। देखें, सपोज कर लें हमारे पास एक शेल है, तो इस शेल के अंदर एक सब शेल हो सकता है, ये सब शेल एस हो सकता है। एक और सब शेल हो सकता है, वो हो सकता है पी का सब शेल। और पी सब शेल के अंदर ऑर्बिटल्स हो सकते हैं, जैसे कि ये एक ऑर्बिटल आ गया पी सब शेल का। इस तरह पी के सब शेल का एक ही ऑर्बिटल है, फिर पी के सब शेल का ये एक ऑर्बिटल है। अब ये पी सब शेल जो होता है वो अपने ऑर्बिट्स के अंदर भी रिवॉल्व कर रहा होता है, यानी कि ऑर्बिटल जो होते हैं वो अपने एक्सिस के अंदर रिवॉल्व कर रहे होते हैं, साथ में ये मतलब रोटेट भी कर रहे होते हैं और रिवॉल्व भी कर रहे होते हैं। सही है, समझ रहे हैं आप? तो इस तरीके से होता है। यहाँ पे चार तरीके के सब शेल्स होते हैं, एस पी डी और एफ। तो डिफरेंट सब शेल्स होते हैं, उनके ऑर्बिटल्स भी डिफरेंट होते हैं। अब देखें, अगर सब शेल्स की बात करें तो ये चार होते हैं, एक होता है एस, फिर होता है पी, फिर होता है डी और फिर होता है एफ। अब इन सब की एनर्जी भी अलग अलग होती है, इन सब की शेप भी अलग अलग होती है। जैसे कि एस की शेप होती है स्फेरिकल, और पी की शेप होती है डम्बल। जो डी है, ये वाला डी की शेप होती है डबल डम्बल। और एफ की शेप जो होती है वो अभी अनसर्टेन है, पता नहीं है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि यहाँ पर कितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स हो सकते हैं किसी सबशेल के अंदर, ये डिपेंड करता है उस सबशेल की एनर्जी के ऊपर। जैसे एस सबशेल जो है उसकी एनर्जी सबसे कम है, तो उसके पास एक ही ऑर्बिटल होता है। पी की एनर्जी एस से ज़्यादा, उसके पास 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। डी की एनर्जी उससे ज़्यादा, उसके पास 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। और एफ की एनर्जी इनमें सबसे ज़्यादा, उसके पास 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो यहाँ पर ये सबशेल्स की एनर्जी का गेम है। मैं आपको इन सबकी डायग्राम बनाने की कोशिश करके समझाता हूँ। देखें, एस की जो शेप होती है वो होती है स्फेरिकल, सही ना। अगर हम बात करते हैं पी ऑर्बिटल की, तो पी ऑर्बिटल की शेप होती है डम्बल। जैसे कि हम अगर ये पी एक्स ले लेते हैं, कंसिडर कर लेते हैं, तो ये पी एक्स है, इसकी शेप हो गई डम्बल। अगर इसी तरह से हम पी वाई की शेप की बात करेंगे तो वो भी डम्बल होगी, लेकिन एक्स एक्सिस वाली जो होगी वो एक्स एक्सिस के ऊपर होगी, और पी वाई वाली जो होगी वो वाई एक्सिस के ऊपर होगी। अच्छा, इसी तरह से हम पी जेड भी बना सकते हैं। पी जेड के पास 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, जैसे कि वो होगी जेड ऑर्बिटल में। अगर हम बात करते हैं डी ऑर्बिटल की, तो डी ऑर्बिटल जो होता है, डी ऑर्बिटल या डी सबशेल जो होता है बेटा, डी सबशेल की शेप होती है डबल डम्बल। मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि ये डी एक्स वाई की शेप आपको बता के दिखाता हूँ। ये हमारे पास डी एक्स और ये y के ऊपर भी होगा, तो ये बनाएगा कहलाएगा डी एक्स वाई, डबल डम्बल है ये। सिमिलरली हमारे पास डी वाई जेड की भी शेप हो सकती है, जैसे कि ये डी वाई जेड की शेप बना के दिखाई मैंने आपको। ये वाई एक्सिस हो गया, ये जेड एक्सिस हो गया, तो ये डी वाई जेड बन गया। इसी तरह से डी एक्स जेड भी हो सकता है, जैसे ये डी एक्स हो गया और साथ में यहाँ पे बना दिया, ये हमारे पास डी एक्स जेड हो गया। अभी हमारे पास अलग अलग शेप्स हैं। फिर इस तरह डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर भी होता है, और इस तरह से फिर एफ ऑर्बिटल होता है, एफ सबशेल। उसकी शेप जो है अभी तक अनडिटरमाइंड है, यानी कि अनसर्टेन है, पता नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि इसकी शेप जो है वो कुछ सॉसर लाइक है, इस तरीके से है, लेकिन नॉट सो नोन येट, अभी तक पता नहीं है इसके बारे में। तो श्रोडिंगर ने बहुत सारी मैथमेटिकल इक्वेशंस इस चीज़ को प्रूव करने के लिए, और आज श्रोडिंगर को पढ़ाया जाता है, माना जाता है। इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन से रेडियस निकाले जाते हैं, एनर्जीज निकाली जाती हैं, फ्रीक्वेंसीज निकाली जाती हैं, वेवलेंथ निकाली जाती है, और वगैरह वगैरह। होप यू गेट द आंसर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।